You have to see it to believe it. निफ्टी के 2198 पॉइंट्स फ्यूचर ट्रेडिंग में, बट क्या ये नेकेड है? 2198 पॉइंट्स निफ्टी के और 7524 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के. That is the power of pair trading. Yes friends, this is the concept of pair trading. पेयर ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे लोग करना तो चाहते हैं पर ठीक से कभी समझ नहीं पाते और कर नहीं पाते. सो दैट इज व्हाई आई सेड यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट. एंड सक्सेस इज ओनली वन स्टेप अहेड ऑफ यू इफ यू हैव द पावर टू टेक दैट वन स्टेप. हमसे सक्सेस सिर्फ एक कदम दूर होती है, हम सिर्फ उस एक कदम को नहीं ले पाते. पहले मैं आपको ये डेटा दिखा दूं. ये डेटा है दोस्तों निफ्टी का. ये देखिए, ये सारा डेटा निफ्टी का है जैसा हम हमेशा लेकर आते हैं. ये पूरा निफ्टी का डेटा है 2 साल का, प्योर फ्यूचर्स ट्रेडिंग 1 डे टाइम फ्रेम पे. लेकिन इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और है, आपको इसमें बैंक निफ्टी के फ्यूचर को भी पैरेलली ट्रेड करना होगा. ये डेटा बैंक निफ्टी का है. तो अगर आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते, बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर उन 2 सालों में जिसमें निफ्टी ने 2198 यानी 2200 पॉइंट्स अप्रॉक्स दिए, बैंक निफ्टी ने आपको 7524 पॉइंट्स दिए. क्योंकि ये पेयर ट्रेडिंग है, ये एक दूसरे को वैसे भी हेज करती है. अब मेरे पास एक रेगुलर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ पेयर ट्रेडिंग. आप ये समझना चाहेंगे कि पेयर ट्रेडिंग होती क्या है. देखिए, जनरली जब 2 प्रोडक्ट्स सेम इंडस्ट्री और सेम सिचुएशंस को बिलोंग करते हैं तो वो एक टेंडम में चलते हैं. यानी कि अगर एक कंपनी ऊपर जाती है तो दूसरी कंपनी को भी ऊपर जाना चाहिए, राइट. ये एक लॉजिक है. इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 कार की कंपनियां. अगर इस बार मारुति की सेल्स अच्छी हुई है तो द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि टाटा की भी सेल्स, टाटा मोटर्स की सेल्स भी अच्छी होगी. अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और दोनों स्टॉक्स एक टेंडम में मूव करते हैं. दैट इज नोन एज पेयर ट्रेडिंग. अब कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस की वजह से, जो सिचुएशंस होती हैं, 2 स्टॉक्स या 2 प्रोडक्ट्स अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हो जाते हैं. इसे हम समझते हैं. मान लीजिए मारुति तो ऊपर चला गया लेकिन टाटा मोटर्स यहीं खड़ा रहा. तो टाटा मोटर्स में मूवमेंट नहीं आई बट मारुति में मूवमेंट आ गई. यहां पर टाटा मोटर्स के मुकाबले मारुति एक सर्टेन स्टेज पे ओवर वैल्यू हो चुका है और टाटा मोटर्स अंडर वैल्यू हो चुका है. तो हम टाटा मोटर्स को बाय कर सकते हैं और मारुति को सेल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हेज. इसे हेज कैसे बोलते हैं? यह माना जाता है कि यहां से अब टाटा मोटर्स ज्यादा तेज ऊपर जाएगा, ज्यादा फास्टर ऊपर जाएगा और मारुति उतना तेज ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है. या फिर मारुति फॉल करेगा और टाटा मोटर्स राइज करेगा. लेकिन अगर मारुति भी राइज करने लगा तो टाटा मोटर्स भी राइज करेगा, जिसकी वजह से एक नेचुरल हेज क्रिएट हो जाएगा और हमें M2M या लॉसेस नहीं आएंगे. पेयर ट्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम 2 अलग अलग कंपनीज जो एक सेम सेक्टर को बिलोंग करती हैं, उसमें एक जजमेंट लेते हैं कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड हो गई. वो कंपनियां दोनों बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होनी चाहिए, सेम सेक्टर की होनी चाहिए, सेम बिजनेस में होनी चाहिए, सेम रेवेन्यू मॉडल्स होने चाहिए. तो अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है और दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स एक जैसे हैं तो दोनों कंपनियां एक ही तरह का एक्शन एग्जिबिट करेंगी. कंपलसरी होती है ये बात, कहीं ना कहीं तो कंपलसरी होती है. तो जब दोनों कंपनियां एक तरह का एक्शन क्रिएट करेंगी तो एक कंपनी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, मार्क माय लैंग्वेज,
ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ओवर वैल्यूड हो गई और एक कंपनी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस अंडर वैल्यू हो गई, तो जो अंडर वैल्यूड कंपनी है उसे खरीदा जाए और जो ओवर वैल्यूड कंपनी है उसे बेचा जाए। अब पेयर ट्रेडिंग इतना पावरफुल कंसेप्ट होने के बावजूद इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज क्यों नहीं होता? मतलब वर्ल्ड वाइड पेयर ट्रेडिंग में इशू क्या है? होता क्या है दोस्तों कि कोई कंपनी जब ओवर वैल्यू हो जाती है और कोई कंपनी जो अंडर वैल्यू रह जाती है, दैट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, हम इसे सेल करते हैं और इसे बाय कर लेते हैं इन अ होप कि ये दोनों अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगी, अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगी और हमें दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। राइट? ये होता है, होता है। लेकिन किंतु परंतु अगर ये कंपनी और ऊपर चली गई और ये कंपनी और नीचे आ गई ड्यू टू देयर फंडामेंटल इक्वेशंस, तो जो पेयर ट्रेडिंग में इन दोनों कंपनीज ने गैप क्रिएट किया था वो गैप और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उस केस में हमें लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। और ये हुआ है, पहले भी हुआ है। अगर किसी तरह इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो पेयर ट्रेडिंग से ज्यादा पावरफुल नहीं होता, और इस वीडियो में वो सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। ये वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्यूचर ट्रेडिंग कंसेप्ट है, विच इज द पेयर ट्रेडिंग कंसेप्ट। आपको सिर्फ करना है। यहां पर मैं आपसे यह बोलना चाहूंगा कि यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, और अगर आप में इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप ये वीडियो आराम से देख पाएं, तो ऑब्वियसली शायद आप में फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रेड करने का भी पेशेंस ना हो। फाइनेंशियल मार्केट्स आपसे पेशेंस डिमांड करते हैं, स्ट्रैटेजी पे चलते रहना डिमांड करते हैं, जो आप लोग कर नहीं पाते। नहीं कर पाते तो आप लोगों को लॉसेस होते हैं। अभी मुझे इसकी हेजिंग भी डिस्कस करनी है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हेजिंग का डेटा, हेजिंग का डेटा। आज मैं आपको हेजिंग का डेटा भी दिखाऊंगा, रियल टाइम हेजिंग, और उस कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। तो पेयर ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक परसेंटेज गैप आता है। परसेंटेज गैप, जब वो परसेंटेज गैप क्रिएट हो जाता है तो आप उस पर ट्रेड करते हैं, सौदा मारते हैं, और जब वो गैप फिलअप हो जाता है तो आप अपने दोनों तरफ के ट्रेड्स कवर अप कर देते हैं। तो गैप बनना और गैप फिलअप होना ये रेगुलर प्रोसीजर रहता है एक पेयर ट्रेडिंग में, और जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट पे 6% के गैप पे ट्रेड किया, जो 6% के गैप पे ट्रेड किया, और वो गैप बढ़ के 9% का हो जाएगा, तो आपको 3% का M2M लॉस आने लगेगा। यस, इसमें आपको 3% का M2M लॉस आने लगेगा। लेकिन क्या ये लॉस लेना जरूरी है? क्या अगर कोई गैप बढ़ रहा है तो क्या उसमें मैं सही डायरेक्शन में नहीं रह सकता? क्या जरूरी है कि एक ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट को हमेशा सेल ही करना है? क्या जरूरी है कि एक अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट को बाय ही करना है? लॉजिकली यस, अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट को आप बाय ही करेंगे, ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट को आप सेल ही करेंगे। दैट्स अ ट्रुथ। लेकिन बेटर भी तो हो सकता है कि ये जो 3% का गैप है ये मेरे अगेंस्ट जाने के बजाय मेरा फेवर हो जाए। अब हम बात करते हैं पेयर ट्रेडिंग के इस कंसेप्ट की। देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 डे कैंडल लगा रखी है निफ्टी की, 1 डे कैंडल, ठीक है ना। पेयर ट्रेडिंग का कंसेप्ट हमेशा 1 डे पे ही चलता है, ठीक। तो ये 1 डे कैंडल हमने निफ्टी की लगा रखी है। अब इसमें करना क्या होता है समझिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें इसे एक बेंचमार्किंग डेट देनी पड़ती है। पेयर ट्रेडिंग करने से पहले हमें इसे एक बेंचमार्किंग पॉइंट देना पड़ता है, डेट देनी पड़ती है। बेंचमार्किंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से पूरे साल उसी पॉइंट या उसी प्राइस को लेकर कैलकुलेशन आगे बढ़ती रहेगी। यानी वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कभी बदलना नहीं चाहिए। इट इज लाइक अ बेस प्राइस, जिसके बेसिस पे अगले दिन पे परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी कि कितना डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, और जनरली ये डेट होती है 1 अप्रैल। तो देखिए मैंने चार्ट पर यहां पर 1 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी है, ये कोने में यहां, दिस इज 1 अप्रैल, राइट। जब ये 1 अप्रैल यहां फिक्स हो गया तो अब ये कैंडल यही चिपकी रहनी चाहिए। अगर आप उसे ऐसे या ऐसे कर दोगे
तो रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा, यानी चार्ट में जो आप पेयर या गैप ढूंढ रहे हो वो लास्ट विजिबल कैंडल, जो इधर लास्ट विजिबल कैंडल होती है, उससे वो कैलकुलेट करता है आगे का परसेंटेज डिफरेंशियल। तो यहां पर हमें फिक्स करना होगा 1 अप्रैल। ये फिक्स हो गया। देखिए लास्ट कैंडल इज फॉर द अप्रैल, बस ये कैंडल यहीं फिक्स्ड रहनी चाहिए, आप इसे बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। अब इसके ऊपर हम कंपैरिजन लगा सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट है, तो हम यहां पर इसमें कंपैरिजन इनिशिएट करेंगे। इससे आप कंपैरिजन इनिशिएट करते हैं, विच इज बैंक निफ्टी। तो देखिए 1 अप्रैल यहां फिक्स हो गई, विच इज दिस स्मॉल कैंडल। आप छोटी सी कैंडल देख रहे हैं, ये वाली, दिस इज ये है तुम्हारा 1 अप्रैल। हमें इसी को फिक्स करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो ये देखो, अब यहां पर आप देखोगे डेटा बदल गया, डेटा बदल गया। सीरियस, दिस डेटा इज ऑल चेंज्ड। एक इंटरेस्टिंग बात, चल तो टेंडम में ही रहा है, निफ्टी बढ़ती है तो बैंक निफ्टी भी बढ़ती है, निफ्टी गिरती है तो बैंक निफ्टी भी गिरती है, चल तो टेंडम में ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद देयर आर सर्टेन गैप्स फिलअप होते हैं। यहां देखो, मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। नाउ ये एक टेंडम है जहां गैप फिल्ड अप है, देयर इज नो गैप, और ये वो लोकेशन है जहां एक गैप क्रिएट हो गया, ये वो लोकेशन है जहां एक गैप क्रिएट हुआ, और फिर वो गैप फिलअप भी होते हैं सारे गैप, मतलब प्राइसेस अल्टीमेटली कोलाइड कर जाते हैं, कोलैबोरेट कर जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो वो गैप फिलअप हो जाता है। जैसे अगर अभी आप लेटेस्ट रेफरेंस यहां देखो, तो वो क्या दिखाता है इस जगह पे कि बैंक निफ्टी 12.61% ऊपर है और निफ्टी उसके मुकाबले सिर्फ 9.5% ऊपर है। दैट मींस यहां पर एक गैप क्रिएट हुआ है ऑफ 3%, 3% का गैप क्रिएट हो गया है, जिसमें बैंक निफ्टी ओवर वैल्यूड है और निफ्टी अंडर वैल्यूड है। आप देख सकते हो, राइट। सो निफ्टी इज अंडर वैल्यूड एंड बैंक निफ्टी इज ओवर वैल्यूड। तो विल जस्ट यूज द रबर, तो क्लियरली आप लोगों को दिखेगा। तो यहां पर ये 3% है, 3%, राइट। सो दिस इज 3%, सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस। 3% का गैप है, 12.61% एंड 9.5%। पर्पल लाइन विच इज डिपिक्टिंग बैंक निफ्टी वो ऊपर है, और द कैंडल्स विच आर डिपिक्टिंग नॉर्मल निफ्टी इज डाउन। आप इसे लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि मैं यहां पर निफ्टी का भी लाइन लगा देता हूं, तो आपको क्लियरली नजर आने लगेगा निफ्टी की लाइन और बैंक निफ्टी की लाइन। जरूरी नहीं है कि आपको कैंडल्स यूज करनी पड़े, आप आराम से लाइन यूज कर सकते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट यहां से नहीं हिलना चाहिए। देखिए ये रेफरेंस पॉइंट 1 अप्रैल का ही है, इसीलिए मैंने यहां पर कैंडल्स लगा रखी थी। अब आपको दिखाता हूं, अगर ये कैंडल हिल गई तो ये देखिए ये रेफरेंस पॉइंट्स बदल गए, परसेंटेज बदल गया, राइट। तो हमें इसे फिक्स रखना पड़ेगा यहां। देखो फिर से आ गया बैलेंस। तो डेटा कितना भी आगे बढ़ता रहे, आपको यहां पर 1 अप्रैल ही रखना है फिक्स। दिस इज द 1 अप्रैल। उसके हिसाब से अगर गैप आ जाता है तो हम ट्रेड लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर जोन में आप समझिए, इसमें बैंक निफ्टी ओवर वैल्यूड है और निफ्टी अंडर वैल्यूड है, लेकिन उल्टा इसी जोन में यहां निफ्टी ओवर वैल्यूड है और बैंक निफ्टी अंडर वैल्यूड हो गई। ये होता रहता है। और यहां पर टेंडम की सिचुएशन है, जहां पर दोनों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया, सौदे पलट गए। देखो पेयर ट्रेडिंग इज नॉट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे ढंग से समझ गए तो दुनिया के किसी भी कॉम्बिनेशनल पेयर में काम कर सकते हो, किसी भी कॉम्बिनेशनल पेयर पे। यहां पर मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाया, इंडेक्सेस की बात की। यू कैन यूज गोल्ड सिल्वर, यस, दोनों बुलियन प्रोडक्ट्स हैं। दो करेंसीज का भी यूज कर सकते हो,
करेंसीज के अपने रूल्स होते हैं, करेंसीज में बहुत अच्छा चलता है। ये जो डेटा मैं आप लोगों को यहां दिखा रहा था, ठीक है, ये जो डेटा आप देख रहे थे इधर, ये सारा डेटा उसी का है जिसमें हमने एक प्रोडक्ट को खरीदा और एक प्रोडक्ट को बेचा, एक प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड है, एक प्रोडक्ट अंडर वैल्यूड है। ये निफ्टी के फ्यूचर का डेटा है माय फ्रेंड्स, ये फ्यूचर का डेटा है। अब हम बात करेंगे इसकी हेजिंग के डेटा की। देखिए ये है हेजिंग का डेटा, आप देख सकते हैं सारी हेजिंग का डेटा है। इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि फ्यूचर्स यहां मंथली ट्रेड होते हैं तो मैंने आपको हेजिंग भी मंथली ही दी है, यानी जिस महीने का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो उसी महीने से उसे हेज कर लो, वीकली का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि लॉजिकली वो हेज आपको दूसरा प्रोडक्ट वैसे भी दे रहा है। निफ्टी खरीद के खड़े हो तो बैंक निफ्टी बेच के खड़े हो, और बैंक निफ्टी बेच के खड़े हो तो निफ्टी खरीद के खड़े हो, और वाइस वर्सा। तो आपको एक नेचुरल हेज मैं वैसे भी दे रहा हूं, लेकिन फॉर अ सेफ्टी वाइज मैंने आपको ऑप्शंस का भी यहां पर हेज दिया है। ये सारा ऑप्शंस का हेज है। और अगर मैं इस ऑप्शंस के हेज की बात करूं तो उसके लिए हमें एक सम करना पड़ेगा, तो इसका भी सम हम कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की हेजिंग करता हूं तो 2 साल में 1152 पॉइंट्स हमारे हेजिंग ले गई, 1152 पॉइंट्स। लेकिन इसमें से अगर मैं 1100 पॉइंट्स कम भी कर देता हूं तो यहां पर 6400 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। 2 साल का ये डेटा है आप लोगों के लिए, इससे बड़ा डेटा नहीं हो सकता, मोस्ट लेजिटिमेट डेटा है। आप देख सकते हो सारा डेटा आपके सामने प्लॉटेड है एज पर द रूल्स मुझे आप लोगों को अभी कराने हैं। यही निफ्टी का डेटा है। निफ्टी में 2198 पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसमें से अगर मैं निफ्टी की हेजिंग भी अलग से करूं, हालांकि एक नॉर्मल हेजिंग मिल रही है, आपको 272 पॉइंट्स हेजिंग ले जाती है। तो मोटा मोटी यहां पर भी अगर मैं देखूं तो आपको हेजिंग के बाद करीबन 1900 या 1950 पॉइंट्स आफ्टर हेजिंग। हेजिंग क्यों कंपलसरी है? हेजिंग आपकी साइकोलॉजी को मजबूत बनाती है, हेजिंग से आपको पीस रहता है, हेजिंग आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो पेयर ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना, और अगर आप उसे ढंग से कर लो तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, एंड इफ यू विल स्टार्ट बिलीविंग इट, इट वुड स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। आपके लिए पहला स्टेप होता है बिलीव करना, तो वो आपके लिए होने भी लगता है और आपको दिखने भी लगता है। लेकिन आप लोग पहले उसे देखना चाहते हैं तभी बिलीव करते हैं, और देखकर भी आप लोगों में एक कमी है कि बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और ये सच है, बाजार का झूठ नहीं है। तो दिस इज द होल डेटा ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 2 years पेयर ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या होता है हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज्यादा कोरिलेटेड पेयर्स कोई हो नहीं सकते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप निफ्टी और सेंसेक्स भी कर सकते हो, यस यू कैन ऑल्सो डू निफ्टी सेंसेक्स। आप बैंक निफ्टी और बैंकेक्स भी कर सकते हो, जो बीएससी का बैंकिंग इंडेक्स है। बीएससी का भी बैंकिंग इंडेक्स होता है जिसे बैंकेक्स बोलते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो। सेंसेक्स, बैंकेक्स और निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो आप इन सब पेयर्स को बना के बहुत अच्छा काम कर सकते हो, राइट? पेयर्स बन सकते हैं आप लोगों के। लेकिन मैं इंडेक्स को ही प्रेफरेंस क्यों देता हूं? क्योंकि इंडेक्स में आप सिंथेटिक फ्यूचर्स बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है, हेजिंग आराम से मिल जाती है, और इंडेक्स से ज्यादा कोरिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल नहीं सकते हैं अगर आप उन्हें ठीक से ट्रेड करना सीख जाएं। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि आप उसे ट्रेड करना सीख जाएं। तो कितना खूबसूरत डेटा है दोस्तों। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज द होल डेटा फॉर पेयर ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो आपको IBBM की ऐप पर मिल जाएगा। आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। पैरेलली आपको इसमें हेजिंग का डेटा भी यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। खासियत ऑफ पेयर ट्रेडिंग, पेयर ट्रेडिंग की वही खासियत होती है कि एक खरीदा हुआ है तो दूसरा बेचा हुआ है, कि जब भी आप बाजार को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? लॉस है, रिस्की है, ये है, वो है, यही मिलता है। प्रकृति से कुछ और मांगो ना, प्रकृति से मांगो कि मार्केट इज इजी। तो मैंने आपको बताया कि ये डेटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है ऑन द IBBM ऐप। इसी तरह मैंने आपके लिए एक फाइल क्रिएट की है, ये देखिए, मैंने आपके लिए एक फाइल क्रिएट की है। ये फाइल भी आपको IBBM की ऐप पे मिल जाएगी।
जिसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइजेस डाले हैं, क्लोजिंग प्राइजेस 3:30 बजे के, और वो अपने आप आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, या वाइस वर्सा। और ग्रेजुअली जब ये चीज यहां ये गैप 0.5% से कम हो जाता है तो वो गैप फिलअप हो जाता है। तो मतलब ये गैप अगर ये 0.55 आ रहा है, ये 0.5 या उससे नीचे हो जाता तो वो गैप फिलअप हो जाता। मतलब 0.5% से अगर नीचे आ रहा है, ये जो परसेंटेज डिफरेंशियल है ये 0.55 की जगह 0.5 या उससे नीचे होता तो उस दिन हम उस गैप को फिलअप गैप मान लेते, फिल्ड अप गैप मान लेते कि गैप भर गया जी। यही रूल है, इसी पे हम गैप फिल्ड अप मानते हैं। अब गैप बढ़ भी सकता है, गैप घट भी सकता है, नया वॉल्यूम भी चढ़ सकता है और नया वॉल्यूम भी चढ़ सकता है। तो जो आप यहां पर डेटा देख रहे थे, दिस इज सब्जेक्ट टू गैप, यानी कि यहां पर जो आप डेटा देख रहे हो इसमें कभी तो निफ्टी को खरीदा गया है, कभी तो निफ्टी को बेचा गया है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिखेगा, बाय बाय बाय, यानी यहां पर निफ्टी अंडर वैल्यूड है, उसे खरीदा जा रहा है। सेल 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 यानी निफ्टी ओवर वैल्यूड है, बाय यानी निफ्टी अंडर वैल्यूड है। रिवर्स बैंक निफ्टी में भी इसका उल्टा है, निफ्टी ओवर वैल्यू हो सकती है तो बैंक निफ्टी भी ओवर वैल्यू हो सकती है। तो जहां बैंक निफ्टी ओवर वैल्यू है वो सेल है, जहां बैंक निफ्टी अंडर वैल्यूड है वो बाय है। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ गैप देखकर मैं सौदा मार सकता हूं, या परसेंटेज गैप देखकर सौदा मार दूं, या बस मार के ही रखूं हेजिंग करके? ना 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 ना, सिर्फ मार के नहीं रखना, फिर तो लॉस हो जाएगा। सबसे पहले इस डेटा को और इस फाइल को समझो। ये फाइल आपको IBBM की ऐप से मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। ये फाइल एक्सेल आप ही लोगों के लिए है, जिसमें आपका काम क्या है ध्यान से समझ लेना। CHK मींस कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर। पुराना ट्रेड अगर चल रहा होगा तो वो कंटिन्यू है, सब्जेक्ट टू गैप भरा है या नहीं भरा, राइट। आप देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। तो यहां पर मैं समझाना चाहूंगा, देखिए ये ट्रेड चल रहा है क्योंकि गैप 0.5% से नीचे नहीं गया है, और ये यहां जाके खत्म हुआ है जहां गैप 0.5% से नीचे चला गया। तो यहां पर इसका मतलब ट्रेड रुका नहीं है, यहां ट्रेड खत्म है। फिर आपके पास उल्टे ट्रेड्स आने लगेंगे, सीधे ट्रेड्स आने लगेंगे, सब्जेक्ट टू वैल्यू एंड अंडर वैल्यू। ये देखिए ये डेटा 28 मार्च तक जा रहा है 2025, यानी पूरे 2 साल का डेटा है। आपका जॉब क्या है? टू फाइंड द वैल्यू एंड द अंडर वैल्यूड। आपको रोज 3:30 बजे के बाद कभी भी यहां आके डेट डालनी है और निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस डालनी है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस डालनी है, बस। और वो आपको रिजल्ट्स दिखा देगा, मतलब इट वुड शो यू द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स देखने की टेंशन आपको नहीं लेनी है, रिजल्ट देखने की टेंशन आप मत लो। यहां पर आपने सिर्फ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस डालनी है और निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस डालनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करके रिजल्ट्स आपके पास अपने आप आ जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अंडर वैल्यू है, कौन सा प्रोडक्ट ओवर वैल्यू है। आपको तो सिर्फ ट्रेड मारना है। बेसिकली मैं यहां पर आपको सरदर्दी से बचा रहा हूं कि 1 अप्रैल यहां पर टिका रहे। चार्ट की मुसीबत यह है कि यहां 1 अप्रैल फिक्स नहीं किया जा सकता, हेंस इस चार्ट को बार बार प्रॉब्लम होती है। आप कैंडल्स को मूव कर देते हो, परसेंटाइल बिगड़ जाता है। अगर आप 1 अप्रैल यहां फिक्स कर सकते हो तो चार्ट को भी यूज कर सकते हो। यहां पर ये कैंडल चिपकी रहनी चाहिए, कब तक उसका आंसर मैं दूंगा। तो ये शीट भी आपको IBBM की ऐप से मिल जाएगी, ये शीट भी आपको IBBM की ऐप से मिल जाएगी, और इन दोनों शीटों के दम पर आप कोई भी प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हो इन अ पेयर। क्या पेयर मैं स्टॉक्स में भी कर सकता हूं? हाँ जी कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा अंटिल अनलेस इट हैज लिक्विडिटी। मैंने बाजार में हमेशा आपको समझाया लिक्विडिटी ही सारा गेम है। लिक्विडिटी है तो उस पेयर को आप ट्रेड कर सकते हो, लिक्विडिटी नहीं है तो उस पेयर को ट्रेड, सिंपल सा फंडा है। लिक्विडिटी और हेजिंग साथ में मिल रही है, राइट। अब यहां पर दोस्तों आप समझिए कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कई बार आप लोग भी हमसे पूछ लेते हो कि भाई आप कर रहे हो, तो जवाब है हाँ कर रहे हैं। तो यहां तक जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टारगेट था ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली पेयर ट्रेडिंग और पेयर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। बाजार एक सिस्टमैटिक रिटर्न है, सट्टा नहीं है, और ऐसे कंसेप्ट्स को सिखाने के लिए लगता है टाइम। तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको पेयर ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ समझा दिया कि व्हाट इज पेयर ट्रेडिंग।
अब नंबर आता है कि इस पेयर ट्रेडिंग को करना कैसे है, क्या कैसे करना है, कहां खरीदूं, कहां बेचूं, कैसा टाइम फ्रेम, क्या चीज, वो डिस्कशन का बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं आपको सिखाऊंगा इसके फॉरवर्ड कमिंग एपिसोड में, इसके अगले एपिसोड में। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे एनर्जी दें। आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों का विश्वास ही मुझे वो ताकत देगा कि ये अगला एपिसोड मैं आप लोगों के लिए बनाऊं जिसमें ये रियल डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं विद हेजिंग पेयर ट्रेडिंग का, इसका ट्रेडिंग कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा विद ऑल हेजेस एंड कंसेप्ट्स। तो कमेंट्स ही वो एनर्जी है। I want your comments, I want your energy, wherein मैं ये अगले एपिसोड आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा जिसमें इसकी पूरी ट्रेडिंग में सिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी एपिसोड बड़ा हो चुका है और पेयर ट्रेडिंग कोई बच्चों का कंसेप्ट नहीं है। पेयर ट्रेडिंग इज नॉट अ किड कंसेप्ट, इट इज फॉर द लेजेंड्स एंड आई बिलीव अगर आप यहां तक आए हैं तो आप एक लेजेंड हैं एंड इफ यू आर अ लेजेंड you have to give energy to this universe, to me, to yourself. So pair trading क्या है ये क्लियर हो गया, पेयर ट्रेडिंग कैसे और कहां की जाती है ये क्लियर हो गया, पेयर ट्रेडिंग की वीकनेस क्लियर हो गई कि गैप बढ़ गया तो परेशान होंगे, तो गैप बढ़ गया तो हमें ट्रेड में नहीं रहना, गैप कम होने लगे तभी ट्रेड में आना है ताकि बढ़ते गैप के साथ प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब कंसेप्ट्स को हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे ऑफ पेयर ट्रेडिंग। विद दिस एंडिंग माय फर्स्ट एपिसोड ऑन पेयर ट्रेडिंग, योर मेंटर सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।